90 के दशक में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के एक विधायक मंडावा वेंकटेश्वर राव का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। नक्सलियों ने कई मांग रखी थी। एक मांग थी कि जेल में बंद उनके साथियों को छोड़ा जाए। चेन्ना रेड्डी की सरकार ने विपक्षी दल के विधायक को छुड़ाने के लिए इस मांग को स्वीकार कर लिया। जेल से जिन नक्सलियों को छोड़ा गया उनमें बालकृष्णा भी था। वही बालकृष्णा जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था और जिसे गुरुवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नवंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले एन चेन्ना रेड्डी के लिए वह जिंदगी का एक बड़ा फैसला था। विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के दिचपल्ली इलाके के विधायक मंडावा वेंकटेश्वर राव का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था और उन्होंने एक लंबी चौड़ी मांग रखी थी। सबसे बड़ी मांग थी कि जेल में बंद उनके साथियों को रिहा किया जाए। चेन्ना रेड्डी इस बात पर अड़ गए, लेकिन जिस विधायक मंडावा वेंकटेश्वर राव का अपहरण हुआ था, उनकी पत्नी भूख हड़ताल पर बैठ गई और अंततः चेन्ना रेड्डी को जेल में बंद कई नक्सलियों को रिहा करना पड़ा। इन्हीं नक्सलियों में शामिल था मोडम बालकृष्णा, जिसे गुरुवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारने का दावा किया। मोडम बालकृष्णा के कई नाम थे: बालन्ना, मनोज, भास्कर और रामचंद्र। इस माओवादी नेता की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस कहानी से पहले ये भी जान ले कि क्यों बालकृष्णा की मौत को पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। असल में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य मोडम बालकृष्णा के मारे जाने के बाद अब माना जा रहा है कि ओडिशा में माओवादियों की कंधमाल, कालाहांडी, बौद्ध, नयागढ़ कमेटी की पूरी तरह से सफाया हो चुका है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 10 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, लेकिन पुलिस मोडम बालकृष्णा के मारे जाने को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। माओवादी संगठन की सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का अहम सदस्य होने के अलावा ओडिशा राज्य समिति के साथ साथ केकेबीएन डिवीजन यानी कंधमाल, कालाहांडी और बौद्ध नयागढ़ डिवीजन का प्रभार भी बालकृष्णा के पास ही था। बालकृष्णा की अगुवाई में केकेबीएन डिवीजन ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर लंबे समय तक सक्रिय रही। माओवादी कार्यकर्ता उस क्षेत्र में आईईडी विस्फोट, सुरक्षा बलों पर घातक हमले और जंगल में छिपकर गतिविधियों के लिए बालकृष्णा के नेटवर्क पर निर्भर थे। पिछले कुछ वर्षों में बालकृष्णा की सेहत को लेकर खबरें आई कि बालकृष्णा गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। बालकृष्णा के लिए चलना फिरना तक मुश्किल था। मधुमेह यानी डायबिटीज के कारण इस शीर्ष माओवादी नेता को लाठियों के सहारे चलना पड़ता था, लेकिन इस इलाके में वह माओवादी संगठन का प्रमुख चेहरा बना रहा। इस साल जनवरी में सुरक्षा बलों ने मोडम बालकृष्णा की तलाश को प्राथमिकता बनाते हुए कई बड़े अभियान चलाए, लेकिन अब कहीं जाकर पुलिस को सफलता मिली है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बालकृष्ण का मारा जाना माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका है। केकेबीएन डिवीजन, जिसे लंबे समय तक ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादी गतिविधियों का मजबूत गढ़ माना जाता था, अब बिना नेतृत्व के बिखर सकता है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से माओवादियों को पूरी तरह से खत्म करने की समय सीमा तय रखी है। यही कारण है कि पिछले 20 महीनों से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ सघन अभियान चला रखा है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद से पिछले 25 सालों में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। हालत ये है कि 2004 में जब पीपल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी का विलय हुआ और सीपीआई माओवादी का गठन हुआ, तब इस संगठन की सेंट्रल कमेटी में 42 सदस्य थे, लेकिन सरकारी दस्तावेजों की माने तो आज की तारीख में इस कमेटी में केवल 15 माओवादी बचे थे। अब बालकृष्णा के मारे जाने के बाद ये संख्या घटकर 14 रह गई है।
सरकारी दस्तावेजों की माने तो 31 अक्टूबर 1965 को वारंगल जिले के मडिकोंडा में जन्मा बालकृष्णा बीसी गौड़ समुदाय से आता है। बालकृष्णा ने हैदराबाद के सुल्तान बाजार सरकारी हाई स्कूल से एसएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर 1980 के दशक की शुरुआत में मालकपेट जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। बालकृष्णा का राजनीतिक रुझान रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन आरएसयू के प्रभाव में विकसित हुआ, जहां उसने संबा मूर्ति और संतोष रेड्डी जैसे नेताओं से नक्सलवाद को जानना समझना शुरू किया। 18 की उम्र में 1983 में उसने नक्सल आंदोलन का रास्ता अपनाया और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भद्राचलम के जंगलों में अपना भूमिगत जीवन शुरू किया। लेकिन साल भर बाद ही 1984 में भद्राचलम बस स्टैंड से बालकृष्णा को गिरफ्तार किया गया और इसे वारंगल सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 2 साल बाद बालकृष्णा की रिहाई हुई, लेकिन नक्सली कनेक्शन के चक्कर में 1987 में महबूब नगर में फिर से इसे गिरफ्तार किया गया और 1990 तक मुशीराबाद जेल में बंद रहा। यही वह दौर था जब पीपुल्स वॉर ग्रुप के उसके साथियों ने तेलुगु देशम पार्टी के विधायक मंडावा वेंकटेश्वर राव का अपहरण किया और बदले में बालकृष्णा जैसे कई माओवादियों की रिहाई हुई। माओवादी विचारधारा में आगे बढ़ते हुए बालकृष्णा को अप्रैल 1991 में महबूब नगर की जिला समिति का सचिव नियुक्त किया गया और कुछ ही समय बाद उसे दक्षिण तेलंगाना की क्षेत्रीय समिति का सदस्य बनाया गया। हालांकि उसकी गतिविधियों के कारण 1993 में बालकृष्णा को कुरनूल में एक और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में उसने 6 साल बिताए। 1999 में बालकृष्णा को सशर्त जमानत मिली और कहते हैं कि उसके बाद बालकृष्णा को कभी किसी ने सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा। माओवादी संगठन में बालकृष्णा आया तो एक साधारण कैडर के तौर पर था, लेकिन उसने माओवादी संगठन में अपने कामकाज से अपने लिए शीर्ष जगह बनाई। बालकृष्णा के हिस्से ओडिशा राज्य संगठन समिति के सचिव की जिम्मेवारी थी और हाल के वर्षों में वह सीपीआई माओवादी की ओडिशा राज्य समिति के अंतर्गत पश्चिमी ब्यूरो की भी कमान संभाली थी, जिसके कारण बालकृष्णा को ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर संचालन और रणनीतिक योजना के केंद्र में रखा गया था। कोई भी हिंसक लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी समय तक चलती रहे, अंततः विनाश की ओर ही ले जाती है। नक्सली हिंसा की अंधेरी सुरंग में जहां कुछ महीने कुछ साल के लिए रोमांच और शक्ति का भ्रम हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा दर्दनाक और दुखद होता है। माओवादी नेता बालकृष्णा की मौत इसका उदाहरण है। हिंसा केवल जीवन को छीनती है, सपनों को तोड़ती है और पीड़ा ही छोड़ जाती है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।